n समान सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, देखो कई सारे सेल अगर लगे रहेंगे समांतर क्रम में तो उसका जो है फार्मूला क्या होता है, उसमें अधिकतम धारा जो है कितना बहेगी उसको जो है हम लोग यहाँ पे ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो एक जो है हम लोग फिगर बनाएंगे, उसमें देखेंगे बहुत सारे सेल्स लगे रहेंगे n सेल तक। ठीक है, तो चलो एक फिगर बनाएंगे अभी हम लोग। देखो इसमें कई सारे सेल लगे हैं, यहाँ पे मान लो इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, इसका E2 है, इसका E3 है और इसका E4 है। अर्थात इस तरह के n जो है मान लेते हैं यहाँ जो है ना n सेल कर देते हैं, यहाँ बीच में लिख देते हैं n सेल तक, यानी इस तरह बहुत सारे सेल जो है लगे हुए हैं इसमें। इसका आंतरिक प्रतिरोध है R1, इसका R2, इसका R3 और इसका मान लेते हैं R4 और n सेल लगे रहेंगे तो कितना हो जाएगा Rn तक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो है एक हम लोग कुंजी लगा देते हैं और इसमें जो एक बाह्य प्रतिरोध R जोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, देखो यदि हम इसमें मानेंगे कि सेलों की संख्या कितनी रहेगी n तक रहेगी, यानी इसी तरह बढ़ाते जाएंगे सेल जितने रहेंगे। ठीक है, तो लिखोगे माना सेलों की संख्या बराबर n, लिखोगे माना सेलों की संख्या बराबर n, यानी कितने सेल रहेंगे n तक सेल जो है इसमें रहेंगे। और इसमें विद्युत वाहक बल मान लेते हैं, इस सेलों का पूरा विद्युत वाहक बल कितना रहेगा E रहेगा। सेलों का विद्युत वाहक बल हम लोग मान लेते हैं क्या है E है। ठीक है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या रहेगा, आंतरिक प्रतिरोध, इनका आंतरिक प्रतिरोध क्या है स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इनका बाह्य प्रतिरोध किससे प्रदर्शित करते हैं, बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे कैपिटल R से। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे इसका जो टोटल प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, आंतरिक प्रतिरोध प्लस जितने इसके क्या होते हैं आंतरिक प्रतिरोध होते हैं सबका योग। अगर हम मान लेते हैं संपूर्ण आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, अगर संपूर्ण आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग R डैश से प्रदर्शित करें तो समांतर क्रम में जुड़े हुए जितने आंतरिक प्रतिरोध होंगे उनका क्या हो जाएगा योगफल हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ देखेंगे 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस डॉट 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 n तक, कितने तक n तक, यानी ऊपर इसी तरह जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जा रहा है। तो 1/R डैश इक्वल टू n बटे क्या होगा R तक होगा, क्योंकि इस तरह R जो है R जुड़ता जाएगा, होगा ना, इतना निकालेंगे तो। अब यहां से R डैश बराबर निकालोगे तो कितना निकल के आ जाएगा
आर बटे एन। ठीक है, आर बटे क्या हो जाएगा एन। अब परिपथ में जो है हम लोग देखेंगे कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो कुल प्रतिरोध जो है इसका आंतरिक प्रतिरोध और इसके बाह्य प्रतिरोध का जब योगफल कर देते हैं तो इसका टोटल प्रतिरोध निकल के आएगा पूरा परिपथ का। तो लिखेंगे परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, यहां से लिख दें परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध। परिपथ का जो संपूर्ण प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, कैपिटल आर प्लस आर डैश, यही होगा। तो यहां से जो है आर प्लस आर डैश की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, आर बटे एन। ठीक है। अब जो है इसमें इस प्रतिरोध में प्रवाहित जो धारा है वो देखेंगे कितना है। ठीक है, यदि बाहरी प्रतिरोध में धारा प्रवाहित हो रही हो आई, तो ओम के नियम से हम लोग क्या निकालते हैं, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो है अधिकतम धारा कितनी होगी, आई बराबर ई प्लस आर। तो अगर देखेंगे इस अगर बाह्य प्रतिरोध में, इसको थोड़ा सा उधर कर देते हैं, देखो हम मान लेते हैं इसमें टोटल धारा क्या बह रही हो, आई बह रही हो। ठीक है, तो कहेंगे बाह्य प्रतिरोध में, बाह्य प्रतिरोध में धारा आई प्रवाहित हो रही हो, तो अगर यह आई धारा प्रवाहित हो रही तो इसमें बहने वाली अधिकतम जो धारा होगी वो आई इक्वल टू विद्युत वाहक बल बटे संपूर्ण प्रतिरोध, क्या हो जाएगा, संपूर्ण प्रतिरोध आर डैश। अब यहां से हम लोग आर डैश की वैल्यू कितनी है, आर बटे एन। तो यहां पे अगर हम लोग रख दें कि आई बराबर ई बटे आर प्लस एन बटे आर बटे एन है, आर बटे एन। अब देखो इसका अगर हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ई बटे, ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये आई बटे ई बटे एन आर प्लस आर, आई एन कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसमें एन लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहने वाली जो संपूर्ण धारा होगी उसका मान कितना होगा, इसका जो संपूर्ण धारा का मान होगा वो होगा आई इक्वल टू एन ई बटे में एन आर प्लस आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से इसकी जो है संपूर्ण धारा का मान निकल के आएगा। लेकिन इसमें भी कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, इसमें अगर देखोगे तो कुछ विशेष स्थिति होगी, विशेष स्थिति। अब विशेष स्थिति में क्या होगा, यदि आर इज मोर लेस देन आर, अगर इसका बाह्य प्रतिरोध जो है आंतरिक प्रतिरोध से क्या हो, बहुत कम हो, तो ये कैपिटल आर का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो कैपिटल आर का मान अगर शून्य हो जाए तो क्या होगा, इस धारा के फार्मूले में रखोगे तो आई बराबर एन ई बटे में इसका मान जो है 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, ये आर बचेगा। ठीक है, एक स्थिति और होती है, यदि आर इज मोर लेस देन कैपिटल आर के, तब क्या होगा, आई बराबर एन ई बटे में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो ये बचेगा एन और आर, एन एन से खत्म हो जाएगा। तो इसमें बहने वाली जो अधिकतम धारा का मान होगा उसके विद्युत वाहक बल और इसमें जो प्रतिरोध है उसके अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो है फार्मूले में यूज करेंगे हम लोग, नोट कर लो इसको। क्या बोले हैं, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ लॉ। ठीक है, देखो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था किरचॉफ। उन्होंने क्या किया कि 1842 में, ठीक है,
किरचॉफ ने 1842 में एक नियम प्रस्तुत किए, एक क्या उन्होंने दो नियम प्रस्तुत किए, और दो नियमों से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी परिपथ में हम लोग धारा की गणना कर सकते हैं। अब परिपथ कितना भी जटिल हो तो उसका हम लोग संपूर्ण प्रतिरोध निकाल सकते हैं और दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि किरचॉफ का नियम जो है कितने होते हैं तो बताओगे दो नियम होते हैं। दोनों नियमों से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, प्रतिरोध जटिल प्रतिरोध का संपूर्ण प्रतिरोध निकाल सकते हैं, आज एक परिपथ में जो है संपूर्ण धारा निकाल सकते हैं और दो बिंदुओं के बीच में विभव ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो लिखोगे किरचॉफ ने 1842 में दो नियम प्रस्तुत किए, जिनकी सहायता से परिपथ में धारा जटिल परिपथ में संपूर्ण प्रतिरोध एवं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है, उनके दो नियम कौन कौन से थे। पहला था किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा का नियम। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा का नियम, या इसे जो हम लोग संधि का नियम भी कहते हैं, चाहे संधि नियम कहते हैं या संधि नियम। ठीक है, इसे तीन नियमों से जाना जाता है। किरचॉफ का पूछेगा प्रथम नियम बताइए, या कहेगा कि किरचॉफ का संधि नियम बताइए, या कहेगा किरचॉफ के धारा संबंधित नियम प्रस्तुत कीजिए। तो ये जो है इसका पहला नियम होता है। दूसरा लिखेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम चाहे द्वितीय नियम या बोल्टता का नियम या लूप नियम। ठीक है, इसे भी कई नामों से जाना जाता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम कह सकते हो, या लूप नियम कह सकते हो, या बोल्टता का नियम कह सकते हो। तीन नियम से इसको भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगर बस एक नंबर में आएगा किरचॉफ के नियम से क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो ऊपर जो हमने लिखा है इसको आप लिख दोगे। बाकी किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, द्वितीय नियम क्या होता है, इसमें हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो पहली हेडिंग डालिएगा किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा का नियम या संधि नियम। ठीक है,
किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ और स्पेलिंग सही है ना, करंट लॉ और संधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जॉइंट, है जंक्शन, ठीक है, जंक्शन लॉ, JUCTION, जंक्शन लॉ, ठीक है। जॉइंट मीन्स जोड़ होता है, ठीक है, लेकिन उनके अलग अलग जगहों पे प्रयोग होते हैं ना, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखो ये जो है धारा का नियम या संधि का नियम, इसे क्यों कहते हैं। अच्छा ये बताओ, मान लो हमारा यहाँ खेत है, ठीक है, खेत है, और हमारा इंजन जो है यहाँ पे है, मान लो इस घर से पानी आता है, ठीक है, यहाँ से ट्यूबवेल लगा है, मान लो एक नाली यहाँ से लेके आए, इसमें जितना पानी आएगा, ठीक है, मान लो यहाँ से जो है खूब बड़ा गड्ढा है, अब यहाँ से इधर भी पानी जा रहा है, इधर भी पानी जा रहा है और इधर भी पानी जा रहा है, तो जितना पानी इस नाली में रहा होगा उतना ही तो पानी इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, है? होता है ना। तो अर्थात कह सकते हैं जितना इंजन से पानी आया उतना ही बराबर जो है खेतों में भी पानी गया। एक सिंपल सा उदाहरण से समझेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जो है इसमें क्या होता है कि अगर कोई परिपथ है, ठीक है, हंस रहे हो तुम लोग, अरे कहने का मतलब कि इसमें मान लो तुम्हारे इंजन से 100 लीटर पानी निकला, कितना, 100 लीटर, तो इधर इधर जितने सारी नालियां रहेंगी, इस सभी नालियों को मिलाकर उस भी तो 100 लीटर ना पानी रही होंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब देखो धारा का नियम या किरचॉफ का नियम क्या कहता है, मान लो कोई संधि है, ठीक है, मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, जंक्शन, और यहाँ पे मान लो एक चालक, इधर चालक 1 है, इधर चालक 2 है और इधर चालक 3 है। और जब ये सारे चालक एक जगह पे मिलते हैं, फिर मान लो यही चालक आगे भी बढ़ते हैं, तो इसमें बहने वाली धारा मान लो I1 है, इसमें बहने वाली धारा I2 है, इसमें बहने वाली धारा I3 है, तो यहाँ से जो बाहर जाने वाली धाराएं होंगी, मान लो यह I4 होगा, यह I5 होगा और यह I6 होगा। तो किरचॉफ जी कहते हैं कि किसी भी संधि पर जितनी सारी धाराएं मिलती हैं उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी ये जितनी धाराएं यहाँ पे मिल रही हैं यहाँ या यहाँ से जो बाहर जा रही हैं, इन सभी का बीजगणितीय योग हमेशा क्या आएगा, शून्य आएगा। बीजगणितीय योग की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो प्लस और माइनस दोनों को साथ में जोड़ा जाता है, ठीक है। और इस नियम में यह होता है कि जो धाराएं संधि की तरफ आएंगी, यानी देखो ओ पॉइंट की तरफ जितनी धाराएं आ रही हैं सबको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, क्या लेते हैं, पॉजिटिव। आज जितनी धाराएं बाहर की तरफ निकल रही हैं सभी धाराओं को हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। इस नियम में यह ध्यान दिया जाता है। तो जब ये जितनी धाराएं निकलेंगी, जितनी धाराएं इसमें मिलेंगी उतना ही तो धारा बाहर निकलेगी, यानी जितना प्लस में इधर मान रहेगा, इधर माइनस वाले को जोड़ोगे और दोनों को योग करोगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो चलो लिखो इसमें, पहले नियम में लिखोगे किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि कोष्टक में जंक्शन, किसी भी संधि पर मिलने वाली
पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। शून्य होता है। ठीक है। किरचॉफ के पहले नियम से क्या मिलता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली जो समस्त धाराएं होंगी यानी जितनी संपूर्ण धाराएं होंगी उन सबका बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है। तो इस नियम से अगर हम लोग करें तो सिग्मा आई बराबर, तो यहां से निकालोगे तो मान लो हमारी संपूर्ण धारा जो है सिग्मा आई है, तो सिग्मा आई जो होगा वो किसके बराबर होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस डॉट 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 कितना तक? n तक, in तक, यानी जितनी सारी धाराएं इसमें हो सबका बीजगणितीय योग शून्य होगा। अब इसमें हम लोग ध्यान देने वाली बात यह, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? संधि की तरफ, संधि पर मिलने वाली धाराओं का मान क्या लेंगे? धनात्मक, तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का मान क्या लेंगे बताओ? ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है। कहने का मतलब मान लेते हैं हमारे पास जो है चालक है 1 2 3, हमारे पास मान लो 3 चालक है 1 2 3, और जिनमें बहने वाली धाराएं I1 I2 और क्या है? I3 है। चालक 1 चालक 2 चालक 3, इसमें बहने वाली जो धाराएं हैं I1 है I2 है और I3 है। और इनसे दूर जाने वाले चालक में मान लो दूर जाने वाले चालक हम लोग मान लेते हैं 4 5 और 6, जिसमें बहने वाली धारा I4 I5 और I6 है। ठीक है। तो मान लेते हैं इसमें हम लोग माना संधि ओ पर मिलने वाले चालक 1 2 3 में बहने वाली धारा I1 I2 I3 है, तथा संधि से दूर जाने वाले चालक क्या 4 5 6 में बहने वाली धारा क्रमशः कितना है? I4 I5 एवं I6 है। तब जो है इस नियमानुसार, तब धारा संबंधित नियमानुसार, तब किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार अब देखो यहां क्या करोगे? अगर मैं यहां करूं सिग्मा आई इक्वल टू, अगर सिग्मा आई इक्वल टू यहां निकालोगे तो सभी धाराओं का योग कर लोगे। तो देखो जितनी धाराएं इधर हैं जो मिल रही हैं सबको प्लस में लोगे तो क्या हो जाएगा? I1 प्लस होगा प्लस I2 प्लस होगा और प्लस I3 होगा। रुक जाओ, यहां जो इनका बीजगणितीय योग शून्य कह रहा था ना, तो यहां बराबर में क्या करोगे? 0 करोगे।
हाँ, ये तो सिग्मा आई बराबर निकलेगा ना, इनका सबका बीजगणितीय योग सुन, अगर हम बस सिग्मा आई बराबर लिखेंगे, सिग्मा अगर आई है तो वो I1 I2 I3 और I4 के बराबर होगा, जो कि सिग्मा आई किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो क्या इसके बराबर 0 नहीं हो सकता है? तो यहाँ करोगे तो मान लेते हैं यहाँ से सिग्मा आई को अगर हम लोग हटा दें तो जितनी सारी धाराएं आ रही हैं तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, अब माइनस या मतलब प्लस में भी इनको करोगे, इनका भी योग करोगे, अब कोष्टक में अब बताओ जो धाराएं बाहर निकल रही हैं उसको माइनस करोगे, बताओ माइनस होगा ना जो धाराएं बाहर जा रही हैं, तो क्या माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 बराबर कितना होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि इसमें मिलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होगा, 0 होगा। अगर हम लोग क्या करें, अगर I1 प्लस I2 प्लस I3 करें तो क्या माइनस I4 माइनस I5 अब माइनस I6 होगा कि नहीं होगा, I5 माइनस I6 इक्वल टू 0। अगर हम लोग क्या करें कि जितनी धाराएं आ रही हैं एक तरफ कर दें और जितनी धाराएं बाहर जा रही हैं उसको एक तरफ कर दें, तो हम लोग कर सकते हैं ना, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I5 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6, अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि सिग्मा आई बराबर सिग्मा आई, यानी इधर आने वाली धारा, आने वाली और इधर जाने वाली। तो यहाँ ये अर्थात इस नियम से हम लोग तो ये भी कह सकते हैं ना जी कि किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का योग अब बराबर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, आपस में बराबर होता है। वही नाली वाला जो सिस्टम बताया था, जितना पानी आएगा उतना ही पानी इधर से खर्च होगा। अर्थात यहाँ किस नियम का पालन हो रहा है, आवेश संरक्षण के नियम का, ठीक है, यहाँ जो है आवेश संरक्षण का नियम का पालन होता है, क्योंकि आवेशों के प्रवाह की समय दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, तो आवेशों के संरक्षण के नियम का यह पालन करता है। थोड़ा सा छोटा कर दें इसको, बताओ, अरे वह ऊर्जा का भी नियम कह सकते हो। यहां से हम लोग को यही मिला कि आने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां लिख भी सकते हो, यहां लिख दें हम लोग, लिखोगे इस प्रकार किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग, ठीक है, समस्त धाराओं का योग, दूर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली लिखो, योग संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का योग, समस्त धाराओं का योग क्या होता है, आपस में बराबर होता है, चाहे समस्त धाराओं का योग के बराबर होता है। तो अगर किरचॉफ का नियम अगर ये भी लिख देख सकते हो ना, किसी संधि पर जितनी सारी धाराएं आएंगी और जितनी सारी धाराएं निकलेंगी उनका सबका योग क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भी किसका नियम है, किरचॉफ का ही नियम है, ठीक है। अब इसमें ना कुछ पॉइंट हैं उसको लिख लो डायरेक्ट, उसके बाद उतारना। इसमें लिखोगे इस नियम के मुख्य तथ्य, इस नियम के मुख्य तथ्य, इसमें क्या तथ्य भाई, इसे अगर पूछा जाए इसे किस नियम से जानते हैं तो यह इसे धारा का नियम कहते हैं, इसे धारा का नियम के रूप में जानते हैं, चाहे धारा का नियम कहते हैं। दूसरा लिखोगे यह क्या करता है, आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। यह नियम आवेश संरक्षण के
आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। बात सुनो, अभी बता रहे हैं। फिर जो है यह नियम खुले एवं बंद परिपथ दोनों के लिए लागू होता है। यह नियम बंद एवं खुले परिपथ के लिए लागू होता है। अच्छा, धारा का जो परिभाषा है वो क्या? आवेशों के प्रवाह की समय दर को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश संरक्षित है तभी तो विद्युत धारा है। आवेश रहेगा तभी तो विद्युत धारा है। बिना आवेशों के विद्युत धारा बहेगी। तो यह आवेश के संरक्षण का नियम का पालन करता है यह। ठीक है, चले आगे। चलो, एक सवाल लिखोगे। चित्र में संधि ओ पर 3 चालक हैं जिनमें धारा 5 एम्पियर, 10 एम्पियर और 12 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। तथा संधि से दूर 2 चालक हैं जिनमें एक में 18 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो मान लेते हैं 3 है तो I1, I2, I3 होगा, ये I4 होगा I5 में। तो पांचवें चालक में प्रवाहित धारा यानी I5 का मान क्या होगा? ठीक है, ये बनाया गया सवाल है बट आ जाएगा, लगा लोगे आप लोग। देखो, मान लो यहाँ एक धारा, 2 धारा और 3 धारा, और यहाँ से एक धारा निकल रही है और दूसरे चालक से दूसरी धारा निकल रही है। ठीक है, यहाँ मैं सिंबल लगा देता हूँ। यहाँ आने वाली धाराएं हैं, चलो इसको भी आने वाली बना दो, इसको निकलने वाली बना देते हैं, कोई दिक्कत? अब तुम लोग देखना कौन क्या क्या। ये जो है वो है संधि है। यह मान लो I1 होगा, इसमें बहने वाली धारा I2 होगी, इसमें बहने वाली धारा I3 होगी, इससे बाहर जाने वाली धारा मान लो I4 है और इससे बाहर जाने वाली धारा I5। देखो, तीर का ध्यान देंगे, भले ऊपर जा रहा है चाहे बाहर जा रहा है, तार को जरूरी थोड़े कि कई दिशा में जाएगा। तार हम ऊपर भी लेके जा सकते हैं, तार नीचे भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस ये ध्यान देखना कि तीर किधर जा रहा है, संधि से बाहर जा रही है कि संधि से अंदर आ रही है। ठीक है, अब इसमें जो है तुम लोग कौन किसका मान दिया है रख करके आपको जो है I5 का जो है वैल्यू निकालना है। कौनो जरूरी ना होता, हम अपन किधर भी घुमा सकते हैं। मान ला को छत्ता पर तार ले जाए क्या, एगो नीचे लेके जाए क्या बीच में से, हाँ तो ऊपर नीचे तार जाए ना, तब उस तीर देखो किधर जा रही है।